तो क्या वाकई देश में दंगों के लिए पत्थर वाली प्रयोगशाला चल रही है क्या? पत्थर वाली प्रयोगशाला खत्म ही नहीं हो रही है। पत्थरबाजी, कभी यहां पत्थरबाजी, कभी वहां पत्थरबाजी। पत्थर गैंग एक्टिव हो गया भाई। करौली से दिल्ली और दिल्ली से कानपुर तक पत्थर गैंग एक ही है क्या? एक ही है क्या? क्योंकि देखिए, कानपुर दंगों में भी दिल्ली दंगों की तरह पहले से बम पत्थर जुटाए गए। पहले से उपद्रवियों को बाहर से बुलवाया गया। हिंसा के लिए कई राउंड की मीटिंग हुई। हिंसा शुरू करने के लिए बाकायदा भीड़ को ग्रीन सिग्नल दिया गया। ऊंची ऊंची इमारतों पर पत्थर रखे गए थे। हिंसा के लिए 50 से ज्यादा ब्लास्ट किए गए। सूत्र अब यह भी बता रहे कि इस हिंसा के लिए कई राउंड की बैठकें भी हुई थी और पूरे शहर को दंगों की आग में झोंकने की पूरी तैयारी की गई थी। ये देखिए, मैं जो आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं, कानपुर में दंगा, देश विरोधी एजेंडा 38 दंगा, हालांकि अभी 40 हो गया। 2 को अभी गिरफ्तार कर लिया गया 2-3 घंटे पहले। ये जो 40 की जो तस्वीर जारी की गई थी दंगाइयों की, अब 2 को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और 1000 के करीब आरोपी है। जो पोस्टर जारी किया गया है, वो पोस्टर अगर एक बार पीछे दिखा दें हम, जितने भी लोग हैं वो देख लीजिए, आप दंगाइयों को पहचान सकते हैं। तस्वीर यूपी पुलिस की तरफ से, कानपुर पुलिस की तरफ से जारी की गई है और हिंसा के लिए बताया जा रहा है कि कई राउंड की बैठकें की गई थी, पहले से तैयारी थी, पेट्रोल बम। और ये एक बार जो पोस्टर है, उस पोस्टर को एक बार हम दिखा दें एक बार स्क्रीन पर, क्योंकि जो पोस्टर है उस पोस्टर में कई चेहरे हैं। ये देखिए आप, ये एक एक करके ये सारे पोस्टर्स आप देख लीजिए। ये 40 है, कुल 40 है दंगाई जिनको आप पहचान सकते हैं। कैमरे को थोड़ा सा जूम कर दे भाई, ये जरूरी है पोस्टर दिखाना। ये पोस्टर जारी किया गया यूपी पुलिस की तरफ से। यही है पत्थरबाज, पत्थर गैंग। अब इन्हीं में से कई हो सकता है दिल्ली में भी इन्होंने पत्थरबाजी की हो, इन्हीं में से हो सकता है करौली में किसी ने की हो। ये पत्थर गैंग एक ही है, एक एक करके 1 2 3 4। 1 मिनट, ये देखिए आप, ये देखिए मैं दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये बड़ी बड़ी स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं हम। 25 26 27 28 29 30 31 32 33 मिलाकर कुल 40 हैं। ये 40 पत्थरबाज जो हैं, इनके फोटो जारी किए गए बाकायदा। अच्छा, खबर ये भी हमको मिल रही है कि 2 को पोस्टर जारी होने के बाद 2 को गिरफ्तार, 4 की पहचान कर ली गई है। मतलब अब 40 में से 36 रह गए हैं। अब ये धीरे धीरे हम उम्मीद करेंगे कल होने का या कल शाम तक ये सारे पकड़े जाएं। लेकिन अभी जो खबर हमको मिल रही है, 40 जारी किए गए थे। ये इन्होंने पत्थर, ऊपर लिखा गया है दिनांक 3 जून 2022 को हुई घटना के संदिग्ध व्यक्ति हैं। और ये सीसीटीवी तस्वीरें आई थी, जिनके ये देखिए हाथ में पत्थर, ये देखिए इसके हाथ में पत्थर, इन लोगों के हाथों में पत्थर थे। और उस सीसीटीवी वीडियो और वीडियोस के आधार पर ये देखिए पत्थर मारता है ये शख्स। इन लोगों की पहचान की गई है। ये भी एक चेहरा है, इसको भी पहचान लीजिए। इन चेहरों को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यही लोग हैं जो समाज में नफरत का माहौल बना रहे हैं। यही लोग हैं जो समाज में शांति और सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये चेहरे एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक एक करके इसको रखिएगा भाई स्क्रीन पर। ये आज सबसे बड़ी खबर है, रात के 8 बज रहे हैं। इन चेहरों को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यही लोग हैं जो हमारे देश में नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। 24 25 26 27 28 31 32 33 कुल मिलाकर 40 है। अच्छा, 40 में से जो खबर हमको मिल रही है, 40 में से 4 जो हैं वो पकड़े गए हैं। 4 में से 2 पकड़े गए हैं, 4 की पहचान कर ली गई है। यह भी बताना जरूरी है, 4 में से 2 पकड़े गए हैं। और एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि इस हिंसा वाले इलाके में दूर दूर से भीड़ बुलाई गई थी। यह भी बड़ी खबर है। यह कानपुर हिंसा को लेकर लगातार अब अपडेट्स आ रहे, क्योंकि जांच हो रही है और भीड़ को हिंसा के लिए एक सिग्नल दिया गया था। नमाज के नाम पर दंगाई बुलाए गए थे। जुमे की नमाज 3 तारीख थी और यह भी पता लग रहा है भाई 26 तारीख का अगर बयान था तो 27 को भी तो जुमा था, तब क्यों नहीं? क्योंकि भाई उस वक्त प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सारे कानपुर के आसपास थे, तो इसलिए उस दिन को चुना गया। अच्छा, एटीएस को सड़कों पर कई देसी बम भी मिले हैं। यह भी बड़ी खबर है। सिग्नल था, हरा कपड़ा देखते ही पत्थरबाजी करनी है और बमबाजी शुरू कर देनी है। हिंसा की आग में झोंकने की तैयारी थी। एटीएस को हिंसा वाले इलाके से देसी बम भी मिले हैं। देसी हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह और डॉक्टर रिजवान अहमद और मेरे साथ शिवम भाई यहां से मेरे साथ स्टूडियो में है। आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर रिजवान, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। मैं एक पैटर्न पर बात करूंगा आज। मुझे एक पैटर्न थोड़ा समझाइए, क्योंकि करौली से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर कानपुर, ये पैटर्न एक है। तैयारी की जाती है किसी बयान से आहत, तो फिर उसके बाद तैयारी होती है, पेट्रोल बम इकट्ठे किए जाते हैं, ठेले पर पत्थर लेकर जाया जाता है,
छतों पर पत्थर इकट्ठे कर दिए जाते हैं। ये पैटर्न एक है, ये पैटर्न क्या है, कब थमेगा ये पैटर्न, और ये पैटर्न क्या बताता है? डॉक्टर रिजवान अहमद। जी जी, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। पहले तो आपने अपने ओपनिंग कमेंट्स में कहा पत्थर गैंग, तो आपके हिसाब से जो ये 40-50 लोग हैं जो पत्थर चला रहे हैं, ये ही पत्थर गैंग है? ऐसा नहीं है मेरे भाई। टैसिट सपोर्ट, टैसिट सपोर्ट को भी इसी का हिस्सा माना जाता है। जो जो मुसलमान बुद्धिजीवी मौलाना पिछले साल 2 साल में टीवियों पर बैठ के इन लोगों को इनकरेज करते हैं, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु करते हैं, देश के प्रति असहनशीलता या समाज के प्रति उसको सिखाते हैं, मस्जिदों में जुमे के खुतबे के बाद भड़काते हैं, वो भी पत्थर गैंग का हिस्सा हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपको तो पता होगा जो इंसाफ की मूर्ति होती है, वो औरत खड़ी है जिसको जस्टिस लेडी कहा जाता है, आंखों में पट्टी है, हाथ में तराजू है। ये देख रहे हैं, ये नाम लेके बोल रहा हूं। अब इन मुसलमानों के लिए इंसाफ का ये तरीका है, ये पत्थर, इनके हाथ में पत्थर ये दिखाता है कि यही, इसी को ये मानते हैं कि इससे इंसाफ मिलेगा, और फिर टीवी डिबेट्स में आके बोलते हैं कि हमें संविधान पर भरोसा है, हमें न्यायालय पे भरोसा है, हमें कोर्ट में भरोसा है, हमें सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है। हाथ में पत्थर लेके ये घूमते हैं, और हाथ में नहीं तो अपने दिमाग और अपने दिल में लेके घूमते हैं। और टीवी पर आने वाले लोग इनकी आलोचना नहीं करते, आलोचना भी करते हैं तो साथ में अगर मगर लेकिन किंतु परंतु लगाते हैं। तीसरी बात, आपने कहा ये पैटर्न है, ये पैटर्न कुछ बदल गया है, ऐसा क्रिमिनल लॉयर बता रहा हूं। करौली में, खरगांव में इन्होंने क्या कहा कि साहब एकदम घर के बाहर हमारे भीड़ निकली, उसने आपत्तिजनक बातें करी, तो हम एकदम से भड़क गए, एकदम से। माननीय विक्रम सिंह साहब बैठे हैं, आगा मोइनुद्दीन शाह साहब का मैं भांजा हूं विक्रम सिंह साहब, और वकील हूं। प्रोवोकेशन में प्लानिंग नहीं होती, ये क्रिमिनल लॉ इस तरह समझाया जाता है। जहां प्रोवोकेशन है वहां प्लानिंग नहीं है, जहां प्लानिंग है वहां प्रोवोकेशन नहीं है। प्रोवोकेशन और प्लानिंग कभी भी, अमन भाई, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों के प्रोवोकेशन में पेट्रोल बम भी आ जाते हैं, पत्थर भी आ जाते हैं, चाकू छुरे भी आ जाते हैं। अरे भाई, ये इनके पास कैसे आते हैं? नहीं, और जैसा आपने बताया डॉक्टर रिजवान, इसमें प्लानिंग भी है, प्रोवोकेशन भी है। वो कह रहे हैं प्रोवोकेशन 26 तारीख के बयान से है, वो एक बयान जिसको लेकर वो बयान, फिर प्लानिंग हुई हफ्ते की, फिर वेट किया गया जब पीएम आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे और सीएम, तो प्लानिंग, प्रोवोकेशन भी है और प्लानिंग भी है। जी, आपको विक्रम सिंह साहब और विस्तार से समझा देंगे। प्रोवोकेशन में प्लानिंग नहीं होती, लॉ ये कहता है। लेकिन इन लोगों के साथ प्रोवोकेशन में 7 दिन की प्लानिंग भी होती है कि 7 दिन तैयारी कर लो, और जुमे के दिन इस प्रोटेस्ट को या तो भीड़ चाहिए होती है या भावना चाहिए होती है। और इन मुसलमानों को, इन मुनाफिकों को जुमे के दिन भीड़ भी मिल जाती है और भावनाएं भी मिल जाती हैं। इसीलिए ये जुमे के दिन अपनी नमाजें मकरू करके, वो नमाज मकरू है जो ये सोचे कि इस नमाज के बाद मुझे पत्थर चलाने हैं, इन्हें डूब मरना चाहिए इन लोगों को। डॉक्टर तारिक फतेह भी मेरे साथ आज है। डॉक्टर तारिक फतेह, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? जी बिल्कुल सर। जो इंडिया में चीजें आप देख रहे हैं, मैं आपका कमेंट चाहूंगा, जो चीजें आप देख रहे हैं, ये पत्थरबाजी थम ही नहीं रही है। मतलब ये पत्थर गैंग है, ये इंसाफ का ये पैटर्न, पत्थर पैटर्न क्या है ये? जहां पर भी वो इंसाफ वाला, जो अभी डॉक्टर रिजवान बता रहे थे, हाथ में पत्थर है इंसाफ के लिए, और फिर पत्थर पड़ते हैं, पत्थरबाजी होती है। सर, इंसाफ के लिए तो कुछ भी नहीं है। जब ये दिखाता है कि हिंदुस्तान और उसकी तहजीब और उसकी जो तारीख है हजारों साल की, वो रिजेक्ट की हुई है इन्होंने, उसको ये मानते ही नहीं है। ये अब भी अपने आप को उनसे एसोसिएट करते हैं जिन्होंने आके हिंदुस्तान में तबाही मचाई। तो इनके हीरो मोहम्मद बिन कासिम हैं, औरंगजेब हैं,
ये हिंदुस्तान को हिंदुओं का घर मानने को तैयार ही नहीं है। ये उस वक्त फिर कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे छुप जाते हैं। यानी दुनिया में 50 मुल्क तो हो सकते हैं जो इस्लामिक हों, लेकिन लफ्ज हिंदू जो है इन्होंने एक ऐसी उस पर मनुष्यत डाल दी कि ये ना हो सके। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के भाई, तुम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इसलिए हो क्योंकि तुम्हें प्रोटेक्शन मिलती है वहां से, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ जो तुम्हारे दिल में एंगर है और नफरत है, उसको तुम छुपा नहीं सकते इस तरह। ये यहूद जो हनूद की बुराइयां कर करके बचपने से मस्जिदों में, मदरसों के अंदर हर जगह नफरत फैलाई जाती, वो ऐसे फिर खत्म नहीं हो जाती, वो बैठी रह जाती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों का प्रॉब्लम है। आपको कोई मुसलमान नहीं मिलेगा जिसने हिंदुस्तानी नाम रखा हो। तुर्की में हर मुसलमान का नाम तुर्की है, टर्किश है। पर्शिया के अंदर, ईरान में, ये जो है, ये जब तक अपना नाम अरबी नहीं रखते, ये हिंदुस्तानी नाम रख ही नहीं सकते। अशोक नाम का होगा ही नहीं कोई मुसलमान, पूरी आप तारीख में देख लीजिए। औरंगजेब का नाम रख लेंगे बच्चों का, तैमूर का रख लेंगे, लेकिन जिस धरती पे रहते हैं उसके नाम से इनको कोई ताल्लुक नहीं है। जब इतनी बड़ी गैप हो जाए आप में कि आप कतर के बयान से नाचने लग जाएं खुशी से, वाह वाह वाह, देखो इस्लामिक कंट्रीज ने इंडिया को लेक्चर दे दिया। अरे जहां वोट का कंसेप्ट नहीं है, वो लेक्चर दे रहे हैं आज हिंदुस्तान को कि किस तरह डेमोक्रेसी होती है। जिन मुल्कों के अंदर आप मंदिर नहीं बना सकते, वो आपको दे रहे हैं कि सेक्युलरिज्म की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। अगर इनसे कहा जाए कि जिस तरह नॉन मुस्लिम की ट्रीटमेंट होती है कतर या सऊदी अरेबिया में, वही ट्रीटमेंट होनी चाहिए नॉन हिंदू की। अगर आपको ये मॉडल पसंद है तो फिर ठीक है, या जाइए पाकिस्तान। पता नहीं क्यों रुक गए थे ये लोग। यानी जिससे नफरत है, वहां बैठ के उसी मुल्क की खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, तो मुसलमान नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि देखो कैसे चत कर दिया कतर ने। 30,000 हिंदुस्तानी मरे वहां 4 साल में, जो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भी थे उसमें, जो वो फुटबॉल स्टेडियम में दब के सीमेंटों के अंदर जिनकी लाशें में नहीं आई वापस, कोई बोलने वाला ही नहीं है। वो तो अरब है भाई, उसके सामने सिजदा कर लो। कोई एक नहीं खड़ा हुआ अब तक कतर के बोलने के लिए भाई ये कैसे हमारे लोग मर गए वहां पे। नहीं, अरब के सामने मुंह बंद हो जाता, क्योंकि वो तो आला दर्जे। मैं तारिक फतेह साहब, मैं यही समझना चाह रहा हूं, इतनी हिम्मत, ये जो आप कह रहे हैं यही हिम्मत होती है कि इसलिए हाथों में पत्थर होते हैं, पेट्रोल बम होते हैं, देसी बम होते हैं, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर, ये वही हिम्मत होती है, इसलिए लोग सड़कों पर उतर पाते हैं और ये चीजें हो पाती हैं। ये इसी हिम्मत का आप जिक्र कर रहे हैं, वरना तो किसी की हिम्मत नहीं है। मतलब सोचिए, यूपी में तो किसी की हिम्मत नहीं है, सबको पता है एक पत्थर उठाएंगे तो जीवन में कभी पत्थर नहीं उठा पाएंगे, घर पर बुलडोजर चल जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं डर रहे हैं। नहीं डरते ना, क्योंकि आप देखिए इनके दिल में खुशी जो है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जनाब ऐसी तैसी कर दी इंडिया की उन्होंने। हाथ पे हाथ किया नॉर्थ अमेरिका में, न्यूयॉर्क और टोरंटो के अंदर। ओआईसी को तो हमने भी समझा दिया अच्छे से, मेरे ख्याल से अरिंदम बागची जी ने समझा दिया बहुत अच्छे से कि ये विभाजनकारी एजेंडा है और सांप्रदायिक एजेंडा है और हम पर ना थोपे। वो तो ओआईसी को तो लेक्चर हमने अच्छे से समझा दिया मेरे ख्याल से। मैं आपसे समझ रहा हूं तारिक फतेह साहब, मैं एक मिनट, तारिक फतेह साहब मैं समझ रहा हूं इनकी हिम्मत कहां से होती है इतनी, ये इतनी हिम्मत कहां से होती है, बस ये मुझे बता दीजिए। सोर्स क्या है ये? देखिए, जिसकी जो ये समझे, जिसकी क्या कहेंगे, उम्मीद और डेस्टिनेशन जो है वो डेथ है, कि शहीद हो जाए किसी तरह में, कि मैं जन्नत चला जाऊं यहां से, यौम क़यामत आ जाए। दिस इज द फिलॉसफी जिसको हम फॉलो कर रहे हैं ना, कि दुनिया आनी जानी है, हमको तो वहां ही जाना है, और ग़ज़वा क़यामत नहीं आएगी जब तक सारे हिंदू नहीं मर जाएंगे या सारे हिंदू टेम्पल्स नहीं तोड़े जाएंगे। दिस इज पार्ट ऑफ ग़ज़वा हिंद। आपने टैकल ही नहीं किया कभी, आप उसको फिर इनकरेज कर देते। 5 तो आपने एजुकेशन मिनिस्टर्स पहले बना दिए ऐसे लोगों के जो जिन्ना साहब से ज्यादा पैन इस्लामिस्ट थे। तो आपको भी फास्ट बॉलिंग में डक करना और कब हुक करने का तमीज आनी चाहिए। कब तक टॉलरेट करेंगे इनको?
अनुराग भदौरिया भी हैं समाजवादी पार्टी से, शिवम त्यागी आपको नजर आ रहे हैं। अनुराग, ये आपने देखे, ये 40 लोग देखे आपने जो यूपी पुलिस ने जारी करे हैं? बिल्कुल, ये चेहरे देखे इनके आपने? हाँ, अब मैं बोल लूं? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, इसलिए आपके पास हाँ देखिए, देखिए ऐसा है, पहले तो होश छीन लिए जुल्म और सितम से, दीवानगी का फिर हम पे इल्जाम लगा दिया। इस देश के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, घृणा, नफरत, ये जाति धर्म की राजनीति कौन कर रहा है समाज के अंदर में? आपने कभी विकास की राजनीति क्यों नहीं की इस देश के अंदर में? जब से 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप देखो चारों तरफ एक ही माहौल है कि कैसे हम जाति धर्म की राजनीति कर लें और सत्ता पे काबिज हो जाएं। और सत्ता पे काबिज करने के लिए अंग्रेजों वाला वो फार्मूला अपनाया जा रहा है, डिवाइड एंड रूल। उन्हें पता है कि डिवाइड एंड रूल जो है बहुत आसान होता है, उसमें हमें किसी को रोजगार देना नहीं पड़ता है, उसमें महंगाई की चर्चा भी नहीं होती है, उसमें महिला अत्याचार की बात भी नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि समाज को एक दूसरे से लड़ा दो और सत्ता को हासिल कर लो, यही तो है। अच्छा, तो पत्थरबाजों का दोष नहीं है ये बेसिकली? आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ। अच्छा, उस पे भी आ रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा उनका दोष नहीं, उनको हम लोग दोष ना दे। पहले अगर इस तरह की राजनीति को जन्म ना दिया होता, पहले आपने जो आज एक कैबिनेट मंत्री हैं जिनकी एक भाषा शैली थी, उसको तभी रोक दिया होता, तभी जो दिल्ली आउटर के एमपी साहब हैं जिनकी भाषा शैली जस्टिफाई कर रहे हैं आप कह रहे हैं हाथ होते हैं तो पेट्रोल बम मारने का अधिकार होता है। ये देखिए अनुराग, ये कवर फायर दे रहे हैं आप पत्थरबाजों को। मैं अपनी बात बोलूंगा, अपनी बात तो आप ये कह रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं ना आप कि भाई वो हाथ हो गए थे तो फिर पेट्रोल बम मारने का लाइसेंस मिल जाता है, वो हाथ हो जाते हैं तो पत्थरबाजी का लाइसेंस मिल जाता है। बयान ज्यादा गलत थे तो भैया हमने पत्थर मार दिया, उन्होंने क्या बुरा किया? अमन जी, आप भी पत्थरबाजों को आप टारगेट करते रहते हैं। हो गया, मैं अपनी बात कह लूं, बोलिए आप, बचाइए पत्थरबाज। ये सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी का एलयू डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी? जिस जिले के अंदर में प्रधानमंत्री जी आ रहे हो, महामहिम राष्ट्रपति जी आ रहे हो, मुख्यमंत्री हो, और यहाँ पुलिस को पता ही नहीं, इसके मतलब तब आम जनता की सुरक्षा कैसे कर पाएगी? इसीलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस आम जनता की भी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। तभी तो ललितपुर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, पुलिस ने किया। तभी तो चंदौली में बेटी के साथ अन्याय हुआ। क्यों? क्योंकि ये जब वीआईपी है, आपका जो लॉजिक है ना, मुझे बस ये लगता है अनुराग भाई, एक चीज सुनिए ना, मैं समझ गया आपका लॉजिक, ये इंटेलिजेंस फेलियर, एलआईयू का फेलियर, बिल्कुल ठीक बात है भाई, कैसे हो गया? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है आपसे चर्चा की भाई, जब 9/11 हुआ ना तो गलती आतंकियों की नहीं थी, अमेरिका की थी, ये कुछ ऐसा लॉजिक है। आप पत्थरबाजों के खिलाफ एक शब्द तो बोलिए ना भाई, ये कहां से जिहादी पत्थरबाजी, जो ये आतंकी हैं लोग, इनके खिलाफ बोलिए ना। ये हाँ, सुन तो लीजिए, एक शब्द तो बोलिए, 15 मिनट बोलिए ना प्लीज। अरे सुन लीजिए, अरे तो पूरी बात बताऊंगा ना, सरकार को एक्सपोज भी तो करना होगा कि सरकार की कानून व्यवस्था फेल हो गई है, और जब कानून व्यवस्था फेल होगी तो उसमें खोजने लगते हैं कौन था। पत्थरबाज के पास कोई झंडा मिला, कहीं समाजवादी का नहीं था, कहीं इसका नहीं था। निजाम कुरैशी बता रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी महानगर सचिव निजाम कुरैशी, ये भी गिरफ्तार हुआ है। अरे बात तो सुन लीजिए ना, मैं अपनी बात हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि ये संविधान कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो किसी जात धर्म का व्यक्ति हो, कोई कानून को हाथ में नहीं ले सकता, और कानून अपना काम करती है और करना भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या है भैया, उनको क्या लेना देना कानून से है? उनको कानून में भी कानून। तारिक फतेह कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से, तारिक फतेह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। अनुराग भाई, तारिक फतेह कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, नहीं हो पा रही भाई, वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं तारिक फतेह। अमन जी, अरे मुझसे क्या बात करेंगे, मैं तो राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप इतनी इंटॉलरेंस थोड़ी ना, सुन लीजिए कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। तारिक फतेह साहब आप बात कर सकते हैं। अनुराग भदौरिया हैं, बहुत ही फेमस और बहुत ही लोकप्रिय प्रवक्ता है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के, बहुत ही जाने पहचाना चेहरा है। तारिक फतेह भाई जी, पूछे क्या पूछ रहे हैं? कानून को तो हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन आप जस्टिफाई करेंगे हाथ में, फिर पत्थर लिए जा सकते हैं, उसकी पूरी जस्टिफिकेशन। जवाब दे दूं, पत्थर कहां से आए? पत्थर आसमान। पुलिस क्या कर रही थी? अरे क्या कर रही थी? आप घर में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? समाज के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? और यहाँ पे किस तरह से कहीं दंगा ना हो पाए, कहीं कोई अपनी घटना ना हो पाए, इसकी जिम्मेदारी पुलिस की है कि किसकी है? पत्थरबाज जिम्मेदार नहीं है भाई, पत्थरबाज जिम्मेदार नहीं है। कोई भी गलत काम करेगा, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर समाज में कानून तोड़ने का कोई भी काम करेगा तो कानून को कानूनी सजा उसको देगा। क्यों नहीं देगा कानून उसको सजा? किसी को कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है, और ना किसी को भड़काने का भी अधिकार है, और जो भड़काते हैं उनके ऊपर वही कानून लागू होना चाहिए, जो भड़काने का काम करते हैं उसमें भी वही कानून लागू होना चाहिए। एक एक करके बोलते हैं मेरे ख्याल से। अनुराग, एक एक करके
वो आपकी तरह इतने वो शानदार प्रवक्ता नहीं है, वो एक एक करके बोलते हैं, वो उनको समय लगता है एक एक करके। हाँ हाँ, अनुराग एक मिनट, शिवम के पास भी जाना है। तारिक फतेह साहब आप बोल लीजिए, डॉक्टर रिजवान आ रहा हूँ, एक एक करके। अनुराग अच्छा लगेगा अगर हम एक एक करके बात करेंगे। बोलिए आप तारिक फतेह साहब, बोल लीजिए, सुनिएगा अनुराग, एक एक करके। बात सारी ये है कि जो मन में, जिसको मैं ईवल कहूंगा, जब आप अपने आप को हिंदुस्तान का, या लफ्ज हिंदुस्तान कहते हुए भी शर्म आती है आपको कि किसी तरह को हिंदू ये एक्सेप्ट ना कर लें कि ये पिछले 5000 साल से हिंदुस्तान एक धरती है, एक सिविलाइजेशन है जिसके ऊपर दुनिया भर की नजर पड़ी है। आप यहाँ आके 5th कॉलम का रोल प्ले करते हैं, कतर के एजेंट बनने के लिए लाइन लगी हुई है सबकी कि OIC के पीछे जा रहे हैं आप, तो क्यों सपोर्ट करते हैं आप इन लोगों को? और दूसरी चीज, अपने बच्चों के नाम हिंदुस्तानी कब से रखेंगे आप? अगर हिंदुस्तानी है आप, ये अरबों के नाम क्यों रखते हैं आप? बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना आप रखे ना, कोई देने चले आए, बता रहे हैं कि हिंदुस्तान बोलने में शर्म आती है। बिल्कुल। ये कौन है भैया? कहाँ से पकड़ा, कहाँ से लाए आपको? आपने पाकिस्तान बनाया, कौन जनाब भाई, ये तो बता दो। आप कौन है जो आपको हिंदुस्तान का ज्ञान नहीं है कि हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी नहीं कहते? वो शरिया मानता है, हिंदुस्तान को, शरिया को बिलीव करने वाला हिंदुस्तान को नहीं मान सकता। अच्छा चलिए सर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक मिनट। अनुराग, आपस में बहस करने से फायदा नहीं है, उनका पक्ष है ना भाई, उनका पक्ष है, आपका पक्ष है, उनका पक्ष है। आप गलती पत्थरबाजों की नहीं है, बस ये है ना, बॉटम लाइन ये है, गलती पत्थरबाजों की नहीं है। चलिए अब शिवम, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। शिवम एक तो अमन जी, एक तो अमन जी, आपने अनुराग जी को काफी फेमस और वो बताया, मैं इस पे आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूँ। आपको तारिक फतेह जी को ये भी बताना चाहिए था कि वो फेमस क्यों है। खैर छोड़ देते हैं इस बात को। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि आपने पूछा कि इसका सोर्स क्या है। मैं कहता हूं कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता बहुत है, और जब मैं ऐसा कहता हूं तो ये दंगाइयों के लिए कहता हूं। ये देश अपने ट्रांसफॉर्मेशनल फेस में है, जहां पर हम अपनी राष्ट्रीय धरोहर, सांस्कृतिक धरोहरों की बात करते हैं, उनको आगे लेकर जाते हैं, और कोर्ट के माध्यम से कोई हंगामा नहीं, एक रकस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे ना कैसे करके रोको। अगर कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो 10,000 लोग जाकर उसको रोकना शुरू करो। ये LIU फेलियर है भैया, बिल्कुल नहीं। ये कानून व्यवस्था आपकी इंटेलिजेंस फेल है। ये कहां से इकट्ठे हो जाते हैं, प्लानिंग करते हैं। सुनिए, 26 का बयान, 27 में जुमे का दिन, फिर आते हैं 3 तारीख, एक हफ्ते की प्लानिंग होती है, ठेले पर पत्थर इकट्ठे होते हैं, गुलेल, पेट्रोल बम, पेट्रोल जाके खरीदा जाता है पेट्रोल बम से, देसी बम मिल रहे हैं, 50 धमाके। कैसे हो गया भाई? अनुराग मैं आपको सिर्फ एक अनुराग ठीक पूछ रहे हैं, कैसे हो गया? बिल्कुल, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं अमन जी, कि जब आप अपने माथे पर तिलक लगाकर, हाथ में लोटा लेकर मंदिर की तरफ जाते हैं, तो मेरा देश, मेरा समाज और सब ऐसा समझते हैं कि आप वहां भगवान की पूजा करने जा रहे हैं। जब ये जाते हैं अपनी मस्जिद में, तो ये देश ऐसा समझता है और दुनिया ऐसी समझती है कि अल्लाह की इबादत करने जा रहे हैं। अनुराग जी तो बताएंगे नहीं। बताइए, 6 साल हो गए इनको सरकार से गए हुए, लेकिन दंगाई आज भी इन्हीं की पार्टी से निकल कर आ रहे हैं। बताइए, तो ये कैसे दंगाइयों को गलत बता सकते हैं? और बौद्धिक सपोर्ट तो इन्होंने भी दिया है, आपने देखा। बौद्धिक सपोर्ट अखिलेश यादव ने ये कहते हुए दिया कि हिंदुओं में तो मंदिर कहीं भी बन जाता है, कहीं भी पत्थर रख दीजिए मंदिर बन जाएगा। इनकी हिम्मत है ये एक बयान ऐसा किसी दूसरे धर्म को लेकर दे दे? देना क्यों है भाई? मैं तो ये निजाम कुरैशी के बारे में पूछ रहा था। मैंने तो कहा ही नहीं। मैं कहता हूँ मुझे किसी को गाली नहीं देनी है, लेकिन कृपया करके मुझे आप गाली मत दीजिए। बड़ी सीधी सी बात है। अब देखिए, मैंने कहा था ना आपको कि बताना चाहिए था कि किस लिए फेमस है। ये इसलिए फेमस नहीं करते। तारिक फतेह जी नॉन स्टॉप बोलने के लिए लगातार आप इनको सुनेंगे या फिर कोई टेप रिकॉर्डर सुनेंगे तो आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। ये क्वालिटी अनुराग कटारिया की। खैर, अब मैं आगे आता हूँ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सरकार जो इनको समझना चाहिए वो ये कि चाहे आप कुछ भी कर लें, ये 90 के दशक का कश्मीर नहीं है कि रलिफ गलिफ चलिफ करके नारे लगाओगे और उसके बाद पत्थरबाजी करोगे और पलायन हो जाएगा। मैं यहाँ पर अब्दुल्ला है, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर पत्थर उठाओगे तो जीवन भर पत्थर नहीं लगा पाएंगे। एक करके आराम से अनुराग ये एक मिनट ऐसे आराम से। अनुराग ये एक नाम है निजाम कुरैशी। ये कौन है निजाम कुरैशी? ये गिरफ्तार हुआ है। ये बता रहे हैं समाजवादी पार्टी नगर महानगर सचिव कोई है, ये समाजवादी पार्टी कनेक्शन। ये निजाम कुरैशी कौन है? क्या बोल, मैंने आपको एक ही शब्द में बोला, समाज के अंदर में कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा, कानून ये है कौन? बस मुझे बताइए मेरी जानकारी के लिए, ये है कौन निजाम कुरैशी? एक हिंदुस्तानी है, उत्तर प्रदेश का नागरिक है,
और क्या चाहिए इसको तो दंगे के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गारंटी के साथ कह सकता हूं इस पर दंगे का आरोप है, इसको गिरफ्तार किया गया है। अरेबिया से आया क्या? कानून सजा, कानून अपने आप सजा देगी जो गलती की होगी। तो ये समाजवादी पार्टी का है, इसका मतलब मेरी खबर को आप कंफर्म कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी महानगर सचिव है क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे। मेरी बात आप नहीं समझे, हम कहते हैं महानगर सचिव है या नहीं है, या नहीं है या नहीं है। अगर बीजेपी का पकड़ा जाता ना आज, तो आप कहते बीजेपी ने दंगा कराया, हाँ ना, हाँ या ना? आप परसेप्शन बनाना चाहते हो या मुझे? भाई ये बीजेपी का अगर होता ना, अनुराग, अगर ये बीजेपी का कोई नेता पकड़ा जाता तो आप क्या कहते? तो बोलने तो दो। हाँ बोलिए। बोलने तो दो। कितना बोलेंगे? आधे घंटे से बोल ही रहे हैं। समाजवादी पार्टी का महासचिव है भी महानगर का, अगर है या नहीं, कानून हाथ में लिया है, अरे तो कानून अपना काम बताइए। इसमें परेशान क्यों रहे आप? ये 6-6 साल में सीटें भी आपकी कट से चली गई, लेकिन दंगाइयों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही पार्टी में। क्यों? एक मिनट, ऐसे नहीं, एक एक करके एक एक कमेंट। मैं विक्रम सिंह जी का और कादरी जी का, पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। विक्रम जी को एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए। विक्रम जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, कि ये तो इलाज हो ही नहीं पा रहा सर। यूपी में लग रहा था कि ये कंट्रोल में रहेंगे, यूपी में लग रहा था कि अब बुलडोजर चलेगा और गैंगस्टर एक्ट ये, लेकिन इनकी तो हिम्मत अभी भी वही है सर। ये सब आपकी गलतफहमी है अमन जी। इलाज तो ऐसा होगा, ये याद करेंगे क्या इलाज हुआ। आप लोग समझ रहे हैं कि अब इसमें होम्योपैथी, ये च्यवनप्राश खिलाया जाएगा। आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं एसएसपी कानपुर रहा हूं। 5 थाने, बजरिया, चमनगंज, कोतवाली, कलेक्टरगंज और वेस्टर्न रोड, ये 5 थाने संवेदनशील है। मेरे टाइम में भी इस तरीके का दुस्साहस हुआ और वो कार्रवाई होगी जो आज भी याद करते हैं और मेरा नाम लेके कहते हैं कि बच्चों सो जाओ, कहीं ऐसा ना हो ये आ जाए। खैर, ये तो बात इतिहास की हुई। अब मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि साहब ये डरते क्यों नहीं? डरते ये ऐसा है, और बड़े बड़े जो फिदाइन थे जिनको मैंने इंट्रोगेट किया, ये 3 दिन का जो इनका जो दुस्वप्न होता है, ये हूरों से मुलाकात का, ये 3 दिन के अंदर ये फितूर उड़ जाता है और चौथे दिन ये पतलून करते हैं गंदी अपनी, किसी गलतफहमी में कोई ना रहे। मैंने सारी जिंदगी इन लोगों को इंट्रोगेट किया है। मैं शागिर्द हूं आगा मोहिउद्दीन शाह साहब का। आदरणीय डॉक्टर रिजवान अहमद साहब के जो चचा थे वो मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे ट्रेन किया। मैं तो सोचता हूं कि अगर कहीं आगा साहब एसएसपी कानपुर होते तो इनकी क्या दुर्गत होती, ये मैं बता देता। और मैं उन्हीं का शागिर्द हूं, मैं किसी के रास्ते में नहीं, लेकिन कानून के रास्ते में जो आएगा तो आगा मोहिउद्दीन साहब ने जो तालीम मुझे दी है, जो मुझे सलाहियत दी है, उसके मुताबिक ये मैं बता दूं कि कोई सामने टिक नहीं सकता है। 7 पुश्त याद करेंगे कि उन्होंने हाथ में पत्थर उठाया, हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि पत्थर उठाओ। राजनीतिक दल जानते हैं कि उनका दिया बुझने वाला है, तो इसलिए उनको जो है सप्लाई करो, नो हाउ, उनको प्रवोक करो। आगा साहब अगर होते तो ये भूल जाते ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, लेकिन ये कान पकड़ करके तौबा कर लेते। ये दंगा हुआ। अब आप देखिए, ये दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है। आज कर लिया है ना, अब इसके दुष्परिणाम इनको और इनके परिवार को जो होंगे वो आप देख लीजिएगा। अभी जो प्रसाद मिला है आपको, अभी तो आपने देखा इन्होंने पेट्रोल बम इस्तेमाल किए, इन्होंने पत्थर उठाया, इन्होंने पुलिस के ऊपर आक्रमण किया। अब इनका परिणाम देख लीजिएगा। प्रसाद तो धीरे धीरे मिलता है, एकदम से तो सारा प्रसाद नहीं मिलता है। अब गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होगी, अब एनएसए में कार्रवाई होगी, जो नाजायज इनकी बिल्डिंग है वो ढाई जाएंगी। उसके बाद हमारे राजनीतिक व्यक्ति जो, अरे साहब जुल्म की पराकाष्ठा, जब तुमने पत्थर पुलिस पे उठाया था तो तुमने नहीं सोचा था इसके क्या परिणाम होंगे? तुमने जब पुलिस के ऊपर हमला किया था तो नहीं सोचा था इसकी क्या कार्रवाई होगी? ये याद करेंगे। ये सारी सरकारी कब्जे की बात झूठी है। वहां के गवर्नर के मुताबिक सेवेरोडोनेत्स्क के सिर्फ 70% हिस्से पर ही रूसी सेना और चेचन लड़ाई। जिस तरह जांच चल रही, जो भी दोषी होगा उसे बख्शेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। साजिश थी और साजिश के तहत ही ये लोग नमाज पढ़ के 1-2 दिन पहले ये सब ऐलान इन लोगों ने कर दिया था। जो भी लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की घटना की और जिन्होंने शहर के अमन चैन को, शहर के माहौल को खराब किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। और ये देखिए, ये पोस्टर जारी किया गया, ये चेहरे एक बार देख लीजिए। 3 जून 2022 को जो हिंसा हुई, जो दंगा हुआ, उनमें ये संदिग्ध हैं, ये चेहरे जो वीडियो में पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये चेहरे देख लीजिए, 40 है। अब खबर ये है 8:30 बजे की 4 की पहचान हो गई है। जब ये पोस्टर जारी किया गया था तब नहीं थी। अब पोस्टर जारी करने के बाद कुछ लोगों ने शिनाख्त की, कुछ लोगों ने बताया, इनकी सूचना देने की बात की गई थी। ये चेहरे आप भी बहुत ध्यान से देख लीजिए। किसी भी चेहरे को अगर आपने कहीं देखा है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, नंबर भी है इसका।
और 3 जून को घटना के संदिग्ध व्यक्ति है। ये वीडियो के जरिए इनके वो तस्वीरें बाहर आई हैं। ये यूपी पुलिस की तरफ से जारी किया गया है और इनको आप पहचान लीजिए। ये इन पर दंगे का आरोप है, ये इन पर ही पत्थरबाजी करने का आरोप है। ये वीडियो में दंगा करते हुए कैद हुए हैं। अब इनकी तस्वीरें जारी की गई हैं। ये संदिग्ध हैं। 3 जून को जो कानपुर में दंगा हुआ, जो हिंसा हुई, जो पत्थरबाजी हुई, उसके बाद ये 40 हैं। 40 में से 4 की पहचान कर ली गई है, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 40 अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 1000 से ज्यादा आरोपी हैं और अब ये बाकी जो है 40 में से 4 की तो पहचान हो गई है, 2 गिरफ्तार हो गए हैं, 36 बच गए हैं। ये चेहरे आप देख लीजिए। इसी पर हम लगातार डिबेट कर रहे हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद मेरे साथ हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं, शिवम मेरे साथ हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी मेरे साथ हैं। पहले अब डॉक्टर रिजवान, आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, बोल लीजिए आप। बोलिए सर। जो भी, पहले तो विक्रम सिंह साहब का चरण स्पर्श, दूसरा अनुराग भदौरिया साहब ने बड़ी लंबी तकरीर करी कि भाई ये नहीं है, रोजगार नहीं है, पुलिस क्या कर रही थी, वगैरह वगैरह। एक सवाल नजर करता हूं अनुराग भाई के, आपके मार्फत अमन भाई, अगर पुलिस कार्रवाई घटना से पहले शुरू कर देती, तफ्तीश शुरू कर देती, छापामारी शुरू कर देती, 116 की कार्रवाई शुरू कर देती, प्रिवेंटिव अरेस्ट शुरू कर देती और 300-400 लोगों को, यहां पर नाम लेके बोलूंगा, दंगाइयों को, जो 99.99999% एक ही समुदाय के होते, उठा के जेल में डाल देती, तो यही अनुराग भदौरिया टीवी पर आके मातम शुरू कर देते। हाय 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 हाय, मुसलमानों का जीना हराम हो गया है, मुसलमानों के नौजवानों को जेलों में डाला जा रहा है, मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, संविधान खतरे में आ गया है। यही अनुराग भदौरिया साहब जो आज बैठ के बोल रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही थी और शासन प्रशासन क्या कर रहा था। पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कही कि साहब होश तो लूट लिए, उसके बाद बेचारे ने दीवानगी में पत्थर उठा लिया। अनुराग भदौरिया साहब, पत्थर सबसे पहले कश्मीर और श्रीनगर में उठा था। क्या वहां के लिए भी यही बोलते हैं कि सरकार ने कश्मीरियों के होश ले लिए, उन्हें तबाह कर दिया, इस मारे वहां के युवाओं ने पत्थर उठाया है? आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप कैसी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं? नहीं, एक मिनट, मैं अनुराग एक मिनट, अनुराग मैं भी एक सवाल ले लूं, क्योंकि फिर आप ही बोलेंगे, कोई बोल नहीं पाएगा। मैं भी पहले ले लेता हूं सवाल। हाँ, मेरा सवाल ये अनुराग, वजह कुछ भी हो, कितने भी भावनाएं आहत क्यों ना हुई हो, कितना भी बुरा क्यों ना लगाओ, कानून हाथ में लेना, पत्थर हाथ में लेना गलत, ये आप बोल दीजिए कि पत्थर हाथ में लेना गलत, कितना भी भावनाएं आहत क्यों ना हुई हो। मैंने आपको पहले बोला, राष्ट्र सर्वप्रिय, सुन लो, हम मुझे बोले तो दीजिए, राष्ट्र सर्वप्रिय होता है। राष्ट्र से बड़ा ना कोई धर्म है, ना कोई राजनीति है और ना कोई राजनीतिक दल है। राष्ट्र के साथ अगर किसी चीज का कोई खिलवाड़ होगा, कानून के साथ कोई खिलवाड़ होगा, तो कानून को अपना काम करना चाहिए। मैं तो राष्ट्र के साथ हूँ। पत्थर हाथ में उठाना गलत, बस इतना बोल दीजिए। पत्थर हो या कानून हाथ में लेना हो, बात तो वही होगी ना। पत्थर हो या कानून हाथ में लेना हो, आपको सीधा बोलिए ना। नहीं, क्या होता है? नहीं, आप बोलिए भावनाएं जितनी भी हाथ हुई हो, कानून पत्थर हाथ में लेना गलत क्या होता है? नहीं, यही होता है ना, कवर फायर देते हैं पत्थरबाजों को ना। फिर अरे पत्थरबाज कवर फायर क्यों देते हैं अनुराग? बात तो सुन लो या मैं बात कह लूं। अब ये तो होगा नहीं कि आप जो बोलोगे वो मैं बोलूं। आप जो नहीं, पत्थरबाजों के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे। बात बोल रहा हूँ मैं, तो उससे बड़ी बात बोल रहा हूँ। अच्छा, कि पत्थर हो या कानून किसी तरह का हाथ में लेना, कानून तोड़ना, कोई भी किसी माध्यम से हो। अच्छा, मौलाना कादरी जुड़ गए, ब्रेक से पहले उनके पास जा नहीं पाया था मैं। डंडा मार के हो, तलवार। अच्छा, आप कह रहे हैं गलत, ठीक है। मौलाना कादरी मेरे साथ जुड़ गए, ब्रेक से पहले उनके पास जा नहीं पाया था। कानून तोड़ना, ठीक। अरे आप बोलने नहीं दोगे आप। मैंने उससे बड़ी बात बोल दी। आ रहा हूं, मौलाना कादरी आधा घंटा वेट करके चले गए भाई, 1 मिनट। अरे मैंने उससे बड़ी बात बोल लीजिए अनुराग, बोलिए अनुराग। चाहे पत्थर, आप बोलने तो दीजिए, चाहे पत्थर हो, चाहे तलवार हो, चाहे डंडा हो, चाहे लाठू हो, चाहे तोप हो, चाहे बंदूक हो, चाहे बम हो, ठीक है। कोई भी आदमी अगर कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, क्या दिक्कत है? मौलाना कादरी मेरे साथ जुड़ गए। कादरी जी आवाज आ रही है आपको? 1 मिनट, अनुराग हो गया, आपका पॉइंट हो गया। कादरी जी आवाज आ रही है? मौलाना कादरी, मौलाना कादरी जी आवाज आ रही है? सब आ रही है जी, आ रही है। मैंने वही सवाल जो अनुराग से पूछा। आ रही है साहब,
अमन जी आप कमाल की बात कर रहे हैं, मुझे जवाब तो देने दीजिए, मैं इस पे सवाल पूछा गया था सर। आपका रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, सेम ही है, कुछ नया है तो बोल लीजिए। वेट कर रहे हैं कादरी जी, आप सेम ही चीज रिपीट बोले जा रहे हैं। रिपीट कश्मीर में, अच्छा चलिए कश्मीर की बात होती है तो कश्मीर में आज पंडितों पे, कश्मीर की पंडितों पे अत्याचार हो रहा है, वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, तो सरकार क्या कर रही है भाई? क्यों नहीं उसको उनकी समस्या का समाधान होता? क्यों उनके ऊपर अत्याचार अभी हो रहा है? अब तो बंद हो जाना चाहिए था। जिस तरह से बातें बनाई गई थी, जिस तरह से माहौल बनाया गया था कि यहाँ पे बिल्कुल सही सवाल, हमारे अपने लोग टेंशन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, सही बात है, बिल्कुल सही सवाल। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हो गया। अब मैं मौलाना कादरी जी के पास जा रहा हूँ। कादरी जी, जो मैंने सवाल अनुराग भदौरिया से पूछा, आज हम पत्थर गैंग और पत्थरबाजी के खिलाफ डिबेट कर रहे हैं, दंगाइयों के खिलाफ। मेरा सवाल है कादरी जी आपसे, ये वजह कुछ भी रही हो, भावनाएं कितनी भी आहत हुई हो, फैसला कोर्ट करेगा। कानून हाथ में लेना, पत्थर हाथ में लेना गलत, बस इतना। आपको लगता है मैं सही कह रहा हूं? पत्थर हाथ में लेना गलत, कितनी भी भावनाएं आहत क्यों ना हुई हो। कादरी जी। देखिए अमन साहब, पत्थर हाथ में लेने की तायद ना कभी करे हैं ना कभी करेंगे। पत्थराव जो हुआ है कानपुर में ख़तई गलत हुआ। इसके पीछे जो कुछ भी रीज़न था, वो रीज़न को हम देखते थे, जो भी बात होनी थी होती थी। रहा सवाल कि जिन्होंने भी पत्थर बरसाया, यूपी पुलिस ने उसके विजुअल्स भी जारी किए। आप उन लड़कों की उम्र देखिए कि क्या है, कितनी कम उम्र है। और कल का जो डिसीजन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, अमित शाह जी का है और सदर बीजेपी नड्डा जी का है, हमने उसको भी वेलकम किया, क्योंकि वो जहर अपनी ज़बान के ज़रिए फैला रहे थे। तो जो पत्थर बरसाया वो भी गलत, और जो अपनी ज़बान से जहर फैलाने का काम कर रहे थे वो भी गलत। रहा सवाल के आइंदा के लिए हर दो समुदाय के लोगों को ये चाहिए कि ऐसे बयानात से परहेज करें। किसी के भी धार्मिक को जो है हम कतई तौर पर आहत नहीं होने देंगे। ये हमको, सबको, हिंदुस्तानियों को सोचना चाहिए। आप कुछ और बोलना चाहते हैं? क्योंकि मैं आप बहुत देर से जुड़े हैं, कुछ और बोलना चाहते हैं? फिर मैं आगे बढ़ूं। कादरी जी, हो गया? बोलना यही चाहूंगा साहब कि जिस तरीके से अभी हमारे अनुराग भदौरिया जी बोल रहे थे और उन्होंने जो बातें की, और तारिक फतेह साहब को जो ला करके आप बिठाते हैं, जैसा कि उन पर उन्होंने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वो हकीकत है ना, वो हमारे अभी वो डिबेट में है, ना मेरे ख्याल से टॉपिक पे रहते हैं, वो डिबेट में है नहीं। लेकिन गैर जरूरी के लाके आप उनको बिठा के आप भारत की बात करते हैं, हमारे में एक रसाकशी पैदा की जाती है। चलिए अब डॉक्टर रिजवान अहमद, चाहता हूं कि भारत का मसला भारत के लोग हल करें। अमन चोपड़ा हल करेंगे, अनुराग भदौरिया हल करेंगे, रिजवान अहमद हल करेंगे, अली कादरी हल करेंगे। ये गैर लोगों की हमें जरूरत नहीं है साहब। आप हम है ना, पक्का सोच कर बोलिए। फिर मेरी बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है ना, फिर आपकी गलती रही, मैं सोच कर बोलिएगा। जो बात बोल रहे हैं, बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है ना, फिर खतई तौर पे नहीं है। बोलिए फिर ओआईसी लेक्चर ना दे इंडिया को, बोलिए एक बार, ये ओआईसी इंडिया को लेक्चर ना दे। ये इस्लामिक मुल्क जो लेक्चर दे रहे हैं चुप रहे। ये ओआईसी इंडिया को लेक्चर ना दे, बोलिए। देखिए सुनिए अमन साहब, एक बात बोलता हूं। जी मैं कोई राजनीति पार्टी क्या हो गया भाई? अभी तो कह रहे थे घर की बात है, घर में सुलझाएंगे। राजनीति ज्वाइन करूंगा, आप जो पार्टी बोलेंगे वही पार्टी ज्वाइन अभी आप कह रहे थे घर की बात घर में सुलझाएंगे ना। अभी आपने बोला ना, मैंने तो आपकी बात को फूल चढ़ाए। आपने बोला घर की बात घर में, तो फिर ये हमको लेक्चर देगा ओआईसी को। देखे ना क्या फटकार लगाई अरिंदम बागची जी ने, विदेश मंत्रालय ने। ये ओआईसी को बोले ना, देशवासी बनिए कि ओआईसी हमको लेक्चर देगा। और वो बोलिए ना सर, बोलिए ना कादरी जी, मैं कोई सियासी बात नहीं करूंगा आपसे जी। मैं अपने देश हित में जो है वो बात नहीं। एक मिनट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज 57 मुस्लिम मुल्क है, उनको लेकर जो इंडिया का स्टैंड है, एमईए ने जो बोला है उनको कि विभाजनकारी सांप्रदायिक सोच है आप लोगों की, तो आप इंडिया के साथ है। बोलिए ओआईसी इंडिया को लेक्चर ना दे, एक बार बोल दीजिए आप। सुनिए अमन चोपड़ा जी, सुनिए आप। जहां तक के सवाल जो है अरब ममालिक का है, उनसे हमारे बहुत बाहर वालों की दखल चाहिए। ये तो कन्वीनियंस हो गई सर। अभी 5 मिनट पहले आप कह रहे थे कि बाहर वालों की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, अब आप कह रहे हैं कि नहीं, वो फिर उनका ऐसे नहीं होता ना सर। आप देखिए, आपके साथ बैठने में यही मसला है कि आप कुछ बोलने ही नहीं देते। आप तो सर ओआईसी के साथ बैठेंगे ना भाई?
नहीं, मैंने आपको ओवैसी साहब के साथ भी बैठेंगे, वो भी हमारे भाई है, हिंदुस्तानी है, जरूर बैठेंगे उनके साथ। कौन से हिंदुस्तानी है? बराबर बैठेंगे। हिंदुस्तानी कहाँ के? जिस तरीके से आपके साथ ओवैसी साहब के साथ बैठेंगे। ये ओवैसी नहीं कह रहा मैं, OIC कह रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ओवैसी नहीं, OIC। हाँ तो सुन, अच्छा कंफ्यूजन हो गई होगी थोड़ी सी। हाँ, चलिए तो डॉक्टर रिजवान सुनिए ना, हम कह रहे हैं आपको, देखिए साहब, हमारे अपने देश के ताल्लुकात क्या अरब ममालिक से नहीं है? आप बिल्कुल है, वो जरूरी है वो सारी चीजें, वो मगर अहमियत का जवाब भी पढ़ लीजिए। अभी आपने बोला ना घर की बात घर में, पड़ोसी के पास नहीं, बाहर वालों से थोड़ी ना इंटरफेयर करवाएंगे। चलिए अब डॉक्टर रिजवान अहमद सर, डॉक्टर रिजवान, अमन भाई, कादरी जी आप ही से बात कर रहे हैं, वो आप ही से बात कर रहे हैं, अपने मामला देख लेना चाहिए। बिल्कुल अमन भाई, सही बात है अमन भाई। जी नो डाउट अबाउट इट, एज अ वक्ता मैं कादरी साहब की इज्जत करता हूं, बिल्कुल। उनसे ही मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं और वो सच जवाब देंगे, और आपसे भी बतौर मॉडरेटर, जो भी ये वाकया हुआ कानपुर से पहले किसी प्रवक्ता ने, इन्हीं को एंकरिंग करने के लिए दे दीजिए, यही सवाल पूछ रहे हैं सबसे। क्या सवाल तो आपने भी पूछ लिया, डरते क्यों हैं सवालों से इनके? डॉक्टर रिजवान के सवालों से डर लगता है। जी ठीक है, चलिए इन्हीं को आपने आज लगता है इन्हीं को आपने एंकर बना दिया है। जी ठीक है, अच्छा बोल लो चलिए अनुराग, बोल लो। सब्स्टिट्यूट कब रख लिया या असिस्टेंट रख लिया, वो बता दीजिए कि आज आपने असिस्टेंट रख लिया है, बोल लो, सवाल करेंगे और सब पैनल वाले जवाब देंगे। फिर हम सवाल लो, गैस निकाल लो, गैस निकल गई तो बता, हम किससे सवाल करेंगे? जब यही सवाल करेंगे तो अमन किससे पूछेंगे? फिर हम भी सवाल करने लग जाएंगे, गैस निकल गई, फिर सवाल करने लगेंगे। अरे फिर अमन जी का जरूरत ही नहीं है, अमन जी को निकल गई। हम लोग आपस में सवाल करते हैं कि भैया बताइए क्या हुआ विकास उत्तर प्रदेश में? आप गैस निकल गई, आपको लखनऊ में क्या विकास दिखाई दिया? गैस निकल गई भाई। चलिए हम लोग आपस में बहस करते हैं। अरे बताइए, उत्तर प्रदेश से आप लखनऊ से आते हैं तो आप बताइए रिवर फ्रंट कैसा बना है उत्तर प्रदेश का? सक्षम है जवाब देने में, आप डर क्यों रहे हैं? कादरी जी सक्षम है जवाब देने में, उनको क्यों उनको कवर फायर? कादरी जी सवाल का जवाब दे सकते हैं। अनुराग भाई क्यों बचा रहे हैं, या आपको डर लग रहा है उनके सवालों से? आपसे नहीं पूछ रहे वो। लखनऊ का रिवर फ्रंट कैसा बना है? चलिए मेट्रो लखनऊ की कैसी बनी है? कभी चढ़े नहीं चढ़े, ये भी बता दो। अनुराग आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट होता है, मेरे को विक्रम जी के पास जाना है, शिवम के पास जाना है। डॉक्टर अमन भाई, एक एक करके। अमन भाई जी जो भी ये सिलसिला हुआ, बस अरे चुप कराओ इसको भाई। हो गया डॉक्टर रिजवान। अरे क्या चुप कराओ, बताओ मेट्रो बैठे हो कि नहीं? ये जो भी मेट्रो कैसा है, जो भी ये सिलसिला हुआ चलता है, कैसा लगता है? कभी चढ़े कि नहीं मेट्रो में? अरे जो मेट्रो में भी चढ़े कि नहीं ये बताओ ना। अरे अमन भाई फेडर डाउन करेंगे इनका, नहीं करेंगे? अरे मेट्रो में चढ़े कि नहीं भाई? अमन भाई क्या होता है? अभी बड़ा सवाल पूछ रहे थे, ये मेट्रो कहां से आ गई भाई इसमें? अमन याद आने लगे। अनुराग इतना डर क्यों लग रहा है? सवाल तो पूछने दीजिए, आपसे नहीं पूछ रहे हैं। कादरी जी को क्यों बचा रहे हैं भैया? मेट्रो में बैठे कि नहीं बैठे? आपने गलत सवाल पूछ लिया था ब्रेक से पहले डॉक्टर रिजवान, आपने गलत सवाल पूछ लिया था उनसे। हाँ अमन भाई पूछो, बताओ पूछ रहे हैं, पूछने दीजिए आराम से। विक्रम सिंह के पास जाना है और मुझे शिवम के पास जाना है। ऑडियो बंद, अब डॉक्टर रिजवान अहमद बोलेंगे, बस एक एक करके, टाइम वेस्ट हो रहा है। डॉक्टर रिजवान अहमद प्लीज। अनुराग अमन भाई जो भी ये सिलसिला हुआ, जो भी मैं नाम लेके बोल रहा हूं, जो भी प्रवक्ता ने एक शब्दावली यूज की निंदनीय है, मान लिया। लेकिन अगर आप क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देखें, पिछले 21 दिन में भोलेनाथ शंकर जी शिवलिंग के नेशनल टीवी पे क्या क्या बोला गया है? क्या किसी मौलाना ने, क्या किसी मुसलमान बुद्धिजीवी ने इस घटना से पहले मुसलमानों से यह कहा कि तुम्हारी जो लड़ाई है मंदिर मस्जिद की है, शिवलिंग वो बोल रहे हैं, तुम ना मानो, तुम फव्वारा ही मानो, लेकिन यार भोलेनाथ पर गंदी गंदी बातें ना करो, शिवलिंग पर गंदे गंदे मीम ना बनाओ। कादरी साहब, भोलेनाथ की जय बोलो। किसी मुसलमान ने उन गंदे मीम और गंदी बातों के खिलाफ बोला? नहीं बोला। यही गलती है, बोलना चाहिए था। बोलिए हर हर महादेव। कौन पागल आदमी है यार ये? बोलिए जंगली आदमी है। शंभो बोलिए। कमाल है, कुछ करना है नहीं। चलिए कादरी जी से जवाब, कादरी जी से सवाल है, वो जवाब दे देंगे। बस बीच में क्यों भाई कवर फायर दे रहे हैं आप अनुराग? अरे बोल में क्या, मैं हम कह रहे हर हर महादेव को याद कर रहा हूँ।
इन्होंने महादेव का नाम लिया तो हमने कहा हर हर महादेव। अच्छा, महादेव को याद करना तो है ही। साहब 1 मिनट का मुझे वक्त दे दीजिए। अनुराग साहब बोलिए कादरी जी, आप ही बोलिए भाई, बोलिए आप मौलाना कादरी, फिर शिवम आ रहा हूं। रिजवान साहब, शायद आप उस वक्त मेरे साथ डिबेट में नहीं थे, जो एक चैनल का डिबेट था, उस पर मैंने सारी मुस्लिम कम्युनिटी को यह बात कही थी कि शिवलिंग का दावा हिंदू समुदाय का है, फव्वारे का दावा मुसलमानों का है, लेकिन हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी के भी धर्म का मजाक उड़ाए। और जो सोशल मीडिया पर जिस ख़त्म की टिप्पणी चल रही थी, मैंने अपने पेज के ज़रिए और अपने स्टेटस के ज़रिए ये बात कही थी और उसको बहुत सारे न्यूज़ चैनल वालों ने देखा था। और आज फिर एक बार ये बात कह रहा हूँ आपको गवाह बनाते हुए कि जो कोई भी हिंदू आस्था के खिलाफ में बोला है, ख़तई तौर पे गलत करा है। अगर आज हम बोलेंगे तो कल फिर हमको बोला जाएगा। इसीलिए हमको हर धर्म का आदर करना चाहिए, किसी के भी धर्म का मजाक क़तई तौर पर नहीं उड़ाना चाहिए। अगर कोई मजाक बनाता है तो पुलिस को चाहिए कि उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये मैं आपके चैनल के जरिए अमन भाई 10 सेकंड कादरी भाई, आपकी बातें सर आंखों पर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसका मतलब कादरी भाई फर्क है, क्योंकि आप खुद ये मान रहे हैं कि भोलेनाथ का मजाक उड़ा, लेकिन पत्थर नहीं चले, पेट्रोल बम नहीं चले। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों समुदाय की सोच में कादरी भाई फर्क है, ये मानिए इस बात को। तो इसके मतलब आपको ये बखूबी जवाब जो है कानपुर पुलिस और यूपी पुलिस के डीजी देंगे, क्योंकि इसके मुताल्लिक बात बड़ी साफ होते आ रही है कि पीएफआई, जिसको हम बैन करने का बारहा मुतालबा कर रहे हैं, पीएफआई का इसमें इन्वॉल्वमेंट मालूम हो रहा है। जिस तरीके से राजस्थान में पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट था, यहाँ पर भी पीएफआई के लिंक्स बताए जा रहे हैं। और आपको तो पता है कि हमने रिटर्न में गृह मंत्री को जो है आग्रह किया है कि पीएफआई पे फौरी बैन लगाया जाए। जो डॉक्टर रिजवान मेरे ख्याल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भावनाएं आहत होने पर कानून हाथ में लेना गलत है। भावनाएं यहां भी आहत हुई जब शिवलिंग का मजाक उड़ाया गया, किसी ने कानून हाथ में नहीं लिया, लेकिन भावनाएं आहत होने पर भी कानून हाथ में लेना गलत। शार्ली अब्दो गलत, पेट्टी गलत और ये सब गलत है ना। भावनाएं आहत जितनी भी हो जाए, कानून हाथ में लेना गलत है। ठीक है कादरी जी, ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं मना। हम आपकी इस बात की पहली बार जिंदगी में तारीफ ये बात जो कही बहुत बिल्कुल सही बात है कि 3 महीने से जो जिस तरीके से मजाक बनाया गया, बावजूद उसके कोई पत्थर लेकर तो नहीं आया, ये तो फर्क है ही है। और जहां तक पीएफआई की है, बिल्कुल हाथ है इसमें, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस देश का मुसलमान कोई 2-2 साल का बच्चा नहीं है जो उसको समझ में नहीं आता है कि इस तरह की चीजें अगर कोई उसके हाथ में पत्थर दे देगा तो वो मारना चालू कर देगा। नहीं, कोई तो इंस्टिगेट कर रहा है ना। और दूसरी बात ये भी है, आप बीच में जो रिजवान जी ने कहा, मैं तो कहना चाहता हूं, खुद अगर हम हिंदुओं की बात करें सर, उनमें भी बहुत सारे जयचंद हैं। हमारे ही देश के एक नेता ने अभी तो कहा था, मैंने बताया था आपको, जिन्होंने कह दिया था कि जहां पत्थर रखो वही मंदिर है, वही अपमान करने पे उतारू है। अब यहीं पर मैं तो फिर कहता हूं, वो निजाम कुरैशी जो समाजवादी पार्टी का नेता है, उसका निजाम कौन है ये बता दीजिए। आपको शायद पॉलिटिकल दंगे भड़काना चाहते हो क्या आज भी? और हर हर महादेव का नारा लगा रहे थे, इसके लिए आपको कुर्ता बदलना पड़ेगा, भगवा पहनकर जाना पड़ेगा। काशी मंदिर बहुत शानदार बन गया आपके लिए, लेकिन आप तो उसके लिए भी एंटाइटल नहीं है। हम बरगद के पेड़ को बरगद के पेड़ को और उसके पेड़ को छोड़ो, लेकिन सिर्फ इतना बता दीजिए, आपकी हिम्मत है किसी और के बारे में बोलने की? ऐसे आपके नेता इसको बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। दंगों में आपके नेता पकड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को आप गाली दे रहे हैं, टीवी पर बैठकर दंगाइयों के बारे में एक शब्द नहीं बोला गया आपसे, पौना घंटा निकल गया, आपसे एक बार ये नहीं कहा गया कि जो पत्थरबाज है वो गलत है, उसको जेल डालो, पुलिस गलत है, और इसके अलावा इंटेलिजेंस फेलियर है, एलआईयू फेलियर है, सरकार खराब है, बीजेपी दंगे करा रही है। लेकिन ये नहीं कहेंगे सिंपल कि ये जो 40, 50, 1000 जितने भी लोग थे ये दंगाई है, इनको जेल में डालो। आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपका सपोर्ट बेस, आपका वोट बैंक सिर्फ वही धर्म मानते हो आप। मैं जवाब दे दूं,
नहीं जवाब दे दीजिए, तब से जवाब ही दे, पिछले पौने घंटे से जवाब ही तो दे रहे हैं। 50 मिनट से तो बोला नहीं गया आपसे। अच्छा, अपने वोट बैंक की चिंता लग रही है। थिएट्रिक्स करने से कोई लाभ नहीं होना भाई, अजीब लगता है। यही ऐसा लगता है विंडो में पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन सीधी बता दीजिए बात कि ये जो दंगाई है, मेरे धर्म का भी तो अपमान हुआ है ना। आप नहीं किया, मैंने तो दंगा पेट्रोल पंप नहीं चलाए, मैं तो शांति से बैठ के इंतजार कर रहा हूँ कि कोर्ट क्या कहेगा, कहेंगे वो मैं मान लूंगा। आज पहली बार अनुराग बीच में नहीं बोले, लगातार बोल रहे हैं वो। आपने आवाज थोड़ी उनकी कम कर दी होगी, अलग बात है। अनुराग भदौरिया ना बोले ऐसा हो सकता है क्या? अनुराग ऐसा नहीं है, बदनाम कर देते हैं आप लोग। अनुराग बदनाम का फेमस है वो। अनुराग बोल लूं? हाँ बोलिए, हर हर महादेव बोलिए। हाँ देखिए, सनातन धर्म में मैंने आपको पहले बोला, सनातन धर्म को जानने की जरूरत है। जो लोग सनातन धर्म को नहीं जानते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए, सनातन धर्म सबको जोड़ने की बात करता है, घृणा से नफरत करता है। वो चाहता है कि समाज के अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए, समाज में सब एक होनी चाहिए। और देखिए इस तरह से बीजेपी के एक सपोर्टर यहाँ जो बैठे कह रहे हैं दंगे में भी देखो धर्म खोज रहे हैं, दंगे में भी वोट बैंक खोज रहे हैं। कमाल है भैया, दंगे में क्यों वोट बैंक खोज रहे हो? जो कानून हाथ मिलेगा उसको सजा मिलेगी, जेल जाएगा। नहीं जेल तो जाएगा, लेकिन उस नेता का जवाब कौन देगा? बीजेपी दंगे कराती है ये कहने में तो आपको कोई आधार लगता नहीं है, एक सेकंड नहीं लगती आप। दंगे तो आपका नेता पकड़ा हुआ है, हाथ में पत्थर लिए हुए, उसका क्या है? उस पर जवाब दीजिए। दंगा फैक्ट्री चला रहे हैं। अरे इतना अग्रेसिव मत हो जाइए भैया, कैमरे से बाहर निकल आओगे, बता दीजिए, अपनी बात प्यार से रख दीजिए ना। दंगा फैक्ट्री क्यों चला रहे हो? सरकार से गए हुए 6 साल हो गए, आज भी यही दंगा। हमें नहीं चाहिए ऐसा, हमें नहीं चाहिए इस तरह की राजनीति। मैं तो बोलता हूं, इस तरह की राजनीति हमें नहीं चाहिए। जो कहेगा कि दंगा में वोट बैंक खोजा जा रहा है, हमने शर्म की बात है। आप इसके मतलब उत्तर प्रदेश के लोगों को गालियां दे रहे हो। उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे नहीं है कि जो दंगा में वोट बैंक खोजेंगे। अगर कोई दंगा करेगा, कोई मारपीट करेगा, कोई कानून हाथ में लेगा तो कानून उसको सजा देगी। यही हम लोगों ने आज तक समझा है। यही हम संविधान और न्यायपालिका को जानते हैं, यही सरकार का भी काम होता है। लेकिन नए नए लोग उत्तर प्रदेश के लोगों को दंगाई नहीं कह रहे, सफाई को दंगाई कह रहे हैं। मेरे पास जो पकड़े हैं ये जफर हाशमी, एहतिशाम, ज़ीशान, आकिब, निजाम, इमरान, आमिर, किसी तक तुम्हारी बात नहीं जाने देंगे। क्या कह रहे हैं डॉक्टर रिजवान? ये देखो टीवी पे देखो पत्थरबाजी कर रहे हैं, कोई बोल रहा है तुम्हारी बातों का पत्थर नहीं सुनने, शब्दों का पत्थर तुम्हारी तरह हम भी इनके ऊपर क्या होगा बता दो। तुम्हारी तरह हम भी इनके पर कार्रवाई है, तुम्हारी तरह हम भी जाहिल ये जो पत्थर फेंक रहे हैं, अपने शब्दों का पत्थर फेंक रहे हैं, अगर बोलने नहीं देंगे तो हम भी आगे बढ़ते हैं। अब 1 मिनट रुक जाइए, आखिरी कुछ समय सबको 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। डॉक्टर रिजवान 1 मिनट। शब्दों के पत्थर मत फेंको, शांत हो जाओ। जब तक तुम बोलते रहोगे हम भी बोलते रहेंगे, तुमको भी हम नहीं बोलने देंगे। और याद बस ये पत्थर मत फेंको, शब्दों के पत्थर मत फेंको, भाईचारा बनाना करनी सबको आती है, तुम्हारी तरह डिबेट बिगाड़ना सबको आता है। का टाइम वेस्ट हो रहा है। विक्रम सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कादरी जी आ रहा हूँ। विक्रम सिंह अब आप बोलेंगे। विक्रम सिंह, पॉलिटिकल पैट्रोनेज, राजनीतिक संरक्षण को लेकर भी जब पुलिस जांच करती है, 40 की लिस्ट जारी की गई है, 4 की पहचान, 2 गिरफ्तार, 1000 से ज्यादा आरोपी, ये इसमें राजनीतिक संरक्षण को लेकर इस पे भी एंगल पे जांच होती है क्या, या होगी? निसंदेह होती है। जब हिस्ट्री शीट बनती है तो ये देखा जाता है, उसके खाने बने होते हैं, जरिया आमदनी, इमदाद करने वाले, मदद करने वाले, पैसा देने वाले, और इसकी भी जांच होती है कि इसके किसकी सोहबत में कौन लोग हैं। जब गैंग का स्ट्रक्चर बनता है, गैंग चार्ट पे ये भी शामिल होता है कौन कौन से इनके मददगार हैं, यहां तक कि पुलिस में भी अगर कोई मददगार है उसका भी लेखा जोखा होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी के अगर कोई हैं उसमें आपत्ति क्या है पॉलिटिकल पार्टी से लेके, क्योंकि पूरी प्रोफाइलिंग जिसको कहते हैं क्रिमिनल की, वो हिस्ट्री शीट में लिखी जाती है। उसमें अनुराग LIU का जिक्र कर रहे हैं, ये जो अनुराग LIU का जिक्र कर रहे थे, एक मिनट, हाँ पूछ लीजिए अनुराग, पूछ लीजिए। विक्रम जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए। देखिए मैं विक्रम सर को जानता हूँ, वो अच्छी तरह जानते हैं। 5 थाने का नाम लेंगे, वो SSP रहे हैं वहां पे, मैं बहुत छोटा था, और SSP जब थे तो वो बता देंगे 5 थाने कौन है जिनको खाली देखना था पुलिस को, तभी पता चल जाता यहाँ क्या होने वाला है। एक बात, और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों गायब हो गए सब? क्या हो गया? क्या उनको राष्ट्र की बात नहीं करनी? कई बार आप भी नहीं आते, आप लोग भी गायब हो जाते हैं भाई, इसमें क्या है? कभी आप लोग भी नहीं आते, कौन कहाँ गायब है हमको क्या पता। चलिए 5 थाने तो देख लेते, अपना एक नेता देख लेते, आप तो काम बन जाता भैया। बस ऐसे विक्रम जी आप बोलिए। विक्रम जी एक नेता जो पकड़ा है उनकी बात कर रहा हूं, दंगाई को रोक लेते शायद दंगा रुक जाता। बहुत ही गंभीर कार्यक्रम में, बड़े ही गंभीर कार्यक्रम को डायल्यूट करने की कोशिश न की जाए। कम से कम ये मैं उम्मीद करता था विद्वान पैनलिस्ट से कि जिन्होंने पत्थर उठाया है उनकी
उनकी कड़ी शब्दों में निंदा करें और कहते हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, और अगर संबंध है हम उसको अभी खारिज करते हैं, क्योंकि जिन्होंने पत्थर उठाया है उनकी निंदा अगर हम न करें तो हम भी पत्थरबाज के साथ खड़े हैं। अमन जी। मौलाना कादरी बोल लीजिए आप। सर बोल लीजिए मौलाना कादरी जी। देखिए अमन साहब, बात तो जो है बड़ी अच्छी रही, सब जनों ने, हर आदमी अपने अपने जो है विचार व्यक्त किए। मैं आपको एक हैदराबाद की मिसाल देता हूं सर, कि आज 3 दिन से यहां पर राजा सिंह करके जो एमएलए है गोशा महल का, उसने गरीब नवाज सरकार की शान में ऐसी खतरनाक टिप्पणी की है कि हम वो दोहरा भी नहीं सकते, लेकिन यहां पर कोई पत्थर नहीं चला। आज हम हमारे एरिया डीसीपी चैतन्य साहब के पास गए और उसकी कंप्लेंट लोड कराई। आपको बताना चाह रहा हूं कि हर जगह मुसलमान पत्थर नहीं चलाता है, मुसलमान सब्र तहम्मुल के साथ काम लेता है, लेकिन ये जहरीले बोल आखिर क्यों बनने हो रही है मुझे बताइए। इस्लाम पर कभी, इस्लाम के धर्म गुरु पर कभी क्यों आखिर ऐसी टिप्पणी की जा रही है। बीजेपी जिस तरीके से उनको सस्पेंड की, राजा सिंह को भी सस्पेंड करे तो हमारे देश का माहौल सुधर सकता है ना साहब। आप पत्थरबाज कर रहे हैं, लेकिन जो जबान से जहर उगल रहा उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे आप लोग। कादरी जी वो तो कानून तय करेगा ना, किसने गलत कहा, नहीं कहा, क्या नहीं कहा, वो तो कानून तय करेगा। आप और मैं थोड़ी ना स्टूडियो में बैठकर तय कर लेंगे। आपको रिकॉर्ड भिजाऊं मैं, आप तो बताएंगे टीवी पर ना। हम लोग आप थोड़ी ना बैठकर तय कर लेंगे भाई, वो तो कानून तय करेगा किसने गलत कहा, नहीं कहा, क्या कहा। बताइए अपने टीवी पर, मैं तो पत्थरबाज का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना, जितना भी बुरा लग गया हो, ये तो नहीं ना सड़कों पर उतरकर पेट्रोल बम मारने लगेंगे। मैं तो उसकी बात कर रहा था। शिवम जल्दी से, शिवम। पत्थरबाज सही है। कादरी जी से इन्होंने हैदराबाद की बात की, मैं हैदराबाद की ही बात करता हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी की एक बाइट है, एक वीडियो है, मैं सुना भी नहीं सकता आपको। कम से कम 50,000 लोगों के सामने बचा रहे हैं मौलाना कादरी, उसको थोड़ी ना बचा नहीं बचा नहीं रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि हमने पत्थर नहीं चलाया। उस बाइट को अगर ये देश सुन ले और देख ले ढंग से तो क्या हालत होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पत्थर चलाना शुरू कर दूं, या फिर आप भी यहां पर बैठे तो किसी को भी पत्थर चलाना शुरू कर दूं। कानून के तहत उसको लेकर जाएंगे, और ऐसे लोग तो हर जगह। अब 100 बात की एक बात का टाइम है। फर्क यही है कि भावनाएं शिवलिंग को लेकर जब मजाक उड़ाया गया तब भी आहत हुई थी। कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई पेट्रोल बम नहीं, कुछ नहीं। वहां आहत हुई तो जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है उसी को लेकर सवाल। फर्क है, फर्क साफ है। 100 बात की एक बात।